बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को देखेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग का बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसको देखेंगे और जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया इस पे उसको देखेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट क्या है, पनिशमेंट क्या है और फर्दर जो इनकी टाइप्स हैं उनको देखेंगे। चलिए जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये एक लर्निंग एक टाइप है जिसमें एक स्पेसिफिकली मेथड के थ्रू बिहेवियर को इंक्रीज, उसकी जो चांसेस होते हैं फ्यूचर में रिपीट होने के, उसको या तो इंक्रीज किया जाता है या फिर डिक्रीज किया जाता है। यानी कि किसी भी बिहेवियर को उसके कॉन्सिक्वेंसेस कंट्रोल कर रहे होते हैं सिंपली, कि अगर उसके पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं तो वो बिहेवियर इंक्रीज होगा और अगर उसके नेगेटिव आउटकम्स आते हैं तो वो बिहेवियर डिक्रीज होगा। सिंपली क्या है कि किसी भी बिहेवियर को अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो इसके फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो हेल्प करेंगे उसको इंक्रीज करने में। लेकिन अगर उसके अनफेवरेबल आउटकम्स होते हैं या अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो वो बिहेवियर डिक्रीज होगा। ओवरऑल जो मेजर कॉन्सेप्ट है अपनी कंडीशनिंग का वो यही है। अच्छा, उसके साथ साथ कुछ आप डिक्रीज कर सकते हैं फेवरेबल, जो उनका एक ऐसी चीज जो कि पहले से मौजूद है लेकिन आप उसको रिमूव कर दें ताकि बिहेवियर को स्पेसिफिकली एक बिहेवियर जो परफॉर्म कर रहा है उसको डिक्रीज किया जा सके। यानी कि आप रीइंफोर्स करते हैं पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए और पनिश करते हैं नेगेटिव बिहेवियर को जो है डिक्रीज करने के लिए। तो जो नेगेटिव बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए आप एक प्लेजरेबल स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं, वो बेसिकली एक पनिशमेंट के तौर पर काम कर रही होती है और वो बच्चे के बिहेवियर को डिक्रीज करती है। और जब आप एक फेवरेबल चीज को इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस सेटिस्फैक्टरी होते हैं तो वो बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं। ये किसी भी स्पेसिफिक बंदे के बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से सेटिस्फाई हो रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब वो उसके अनफेवरेबल आउटकम्स होते हैं और वो उसके बिहेवियर से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो एज अ पनिशमेंट उसके लिए काम करती है और वो फिर उस बिहेवियर को छोड़ देता है। ठीक हो गया। अब ये जो थ्योरी है ये किस चीज पे बेस करती है? अच्छा, इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग को बीएफ स्किनर ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और बीएफ स्किनर ने उससे पहले 1905 में थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ये जो है वो थ्योरी पेश की लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम पे। लॉ ऑफ इफेक्ट का जो इनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो 1904 में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जो है बीएफ स्किनर ने 1938 में ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो टर्म थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ऑपरेंट कंडीशनिंग की टर्म्स को 1938 में इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद जो है उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, कुछ पिजन्स पे और रैट पे। अब जो रैट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो किया 1947 में, जबकि इन्होंने जो उस पे किया पिजन्स पे किया वो 1948 में जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ठीक हो गया। अब ये जो बेस कर रहा है इनके जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है ये लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस करती है। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है कि किसी भी बिहेवियर के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बिहेवियर को उसके इंक्रीज होने के या डिक्रीज होने को डिटरमिन कर रहे होते हैं कि फर्दर वो बिहेवियर रिपीट होगा या नहीं होगा, या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। इस चीज को डिटरमिन करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कि सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस बिहेवियर को रिपीट करने के जो चांसेस होते हैं उसको इंक्रीज करते हैं, जबकि अनफेवरेबल जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बिहेवियर के जो रिपीट होने के जो चांसेस होते हैं उसको डिक्रीज करते हैं। अच्छा, ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। अब जो ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये बेसिकली दो अजम्पशंस पे बेस करती है। फर्स्ट क्या है कि एक पर्सन कोई भी बिहेव परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके जो फैक्टर होते हैं वो इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। यानी कि एक पर्सन स्पेसिफिकली क्यों बिहेव करता है, क्योंकि उसके बिहेव को परफॉर्म करने के लिए जो कॉजेज होती हैं वो इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं, कि इन्वायरमेंटल फैक्टर ट्रिगर करते हैं किसी स्पेसिफिक बिहेव को परफॉर्म करने के लिए। सेकंड, इसकी असम्पशन क्या है कि एक बिहेवियर को कि वो रिपीट होगा या वो नहीं होगा, ये चीज उसकी जो वो रिपीट होगा या नहीं होगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो डिटरमिन कर रहे होते हैं
कि फर्दर ये बिहेवियर रिपीट होगा या नहीं होगा, यानी कि आपके बिहेवियर को उसके कॉन्सिक्वेंसेज डिटरमिन कर रहे होते हैं। ये मेजर 2 assumptions हैं इसकी। और दूसरी क्या है कि आपके बिहेवियर, एक पर्सन जब बिहेव परफॉर्म करता है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो उसको ट्रिगर करते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। ओके, बीएफ स्किनर ने जो है एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए क्या है कि इसको एक स्किनर बॉक्स भी कहते हैं और इसको जो है सिंपली चैम्बर भी कहते हैं। और इसमें एक रैट को, एक हंग्री रैट को एक चैम्बर के अंदर छोड़ दिया गया जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था। उसमें उसको पनिशमेंट भी दी जाती है और उसमें उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। स्पेसिफिकली अगर वो टास्क परफॉर्म कर रहा है तो एक्यूरेट जो जब वो बिहेवियर दे रहा है या जो बिहेवियर रिक्वायर है वो बिहेव परफॉर्म कर रहा है तो उसको रीइंफोर्स किया जाता है। और जब वो नेगेटिव बिहेव परफॉर्म कर रहा होता तो उसको उसके लिए पनिश किया जाता, इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू थोड़ा सा उसको झटका लगवाया जाता, क्योंकि ये डिजाइन इस तरह से किया हुआ था। उसके बाद जो है अगर वो पॉजिटिव बिहेव परफॉर्म कर रहा है तो फिर उसको जो है वो फूड रिवॉर्ड के तौर पर या रीइंफोर्समेंट के तौर पर मिलती। तो यही चीज उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स करती कि फर्दर उसने किस तरह से बिहेव परफॉर्म करना है। तो इस थ्योरी के थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया कि आपके बिहेवियर को रिवॉर्ड और पनिशमेंट यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट आपके बिहेवियर को जो है डील कर रही होती हैं या कंट्रोल कर रही होती हैं। अब हम बात कर रहे थे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है कि रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट ये दोनों ही आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं कि फर्दर बिहेव परफॉर्म होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर वो रीइंफोर्समेंट उसको मिलती है तो वो बिहेव परफॉर्म होगा, फर्दर उसके इंक्रीज होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उसके जो आउटकम्स हैं वो उसको नहीं मिलते तो उसके इंक्रीज होने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह से और पनिशमेंट में भी क्या है कि पॉजिटिव पनिशमेंट होती है और नेगेटिव पनिशमेंट होती है। रीइंफोर्समेंट का मकसद क्या है कि बिहेव को इंक्रीज करना, जबकि पनिशमेंट का मकसद क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक बिहेव को डिक्रीज करना, उसकी जो वो बार बार परफॉर्म कर रहा है या उसकी जो एक फ्रीक्वेंसी होती है, इंटेंसिटी होती है, उसको डिक्रीज करना इसका बेसिक पर्पज होता है। इसके भी कुछ टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है और फर्दर हम एस्केप लर्निंग पढ़ते हैं और अवॉइडेंस लर्निंग पढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रीइंफोर्समेंट में। अब किस तरह से कर रही है उसको हम डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पनिशमेंट। पनिशमेंट में किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज करते हैं कि बिहेव को कंट्रोल किया जा सके ताकि वो फर्दर जो है वो रिपीट ना हो या वो इंक्रीज ना हो। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। ये दोनों जो है वो टेक्निक्स यूज की जाती हैं सिंपली किसी के बिहेव को, नेगेटिव बिहेव को खत्म करने के लिए या ऐसा बिहेवियर जो कि सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं रीइंफोर्समेंट की तरफ। रीइंफोर्समेंट में स्पेसिफिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है रीइंफोर्समेंट जिसमें आप जो है कोई एक स्टिमुलस होता है जो जिसकी मौजूदगी इस चीज की तरफ इंडिकेट करती है कि वो फर्दर बिहेव जो है फर्दर जो है वो रिपीट होगा, यानी कि फ्यूचर में भी उसके रिपीट होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें स्पेसिफिकली कोई भी स्पेसिफिक स्टिमुलस या कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो कि उसके सामने वाले पर्सन के या जो पर्सन बिहेव कर रहा है उसको सेटिस्फाई करते हैं तो वो फिर इसके चांसेस होते हैं कि वो फर्दर बिहेव इंक्रीज होगा। अब ऐसा एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो कि प्लेजर से रिलेट कर रहा होता है, प्लेजरेबल ये रीइंफोर्स कर रहा होता है आपके बिहेवियर को, उसको हम डोपामिन कहते हैं। अब डोपामिन जैसे ही एक पर्सन के सामने एक ऐसा स्टिमुलस एक्सपोज किया जाता है जो कि उसको पसंद होता है या फेवरेबल चीज आपके सामने कोई भी आती है तो उसको उसमें आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड जो चेंज आ रहा होता है तो बॉडी में जो है वो सॉरी न्यूरॉन्स में जो वो फ्लो होता है, एक डोपामिन का फ्लो होता है वो इंक्रीज होता है जो कि आपको फीलिंग्स ऑफ प्लेजर की तरफ लीड कर रहा होता है और वो बेसिकली आपको रीइंफोर्स कर रही होती है कि आपने वो बिहेव फर्दर उसको परफॉर्म करना है या आपने नहीं करना। लेकिन जब रीइंफोर्समेंट मिल रही है डेफिनेटली आप जो है उस बिहेव को फर्दर परफॉर्म करेंगे। जी,
अब रीइंफोर्समेंट को तो हमने देख लिया कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक स्पेसिफिक स्टिमुलस बिहेवियर को जो चांसेस होते हैं उसके इंक्रीज होने के या रिपीट होने के जो चांसेस होते हैं उनको इंक्रीज कर देता है। ये तो एक प्रोसेस है। अब वो चीज़ वो स्पेसिफिकली वो स्टिमुलस जो कि आपके बिहेवियर को इंक्रीज कर रहा होता है वो आपके लिए एज अ रीइंफोर्सर काम करता है। कि स्पेसिफिकली कोई भी ऐसा स्टिमुलस या कोई भी स्टिमुलस जो कि आपके बिहेवियर को इंक्रीज कर रहा होता है कि वो दोबारा फ्यूचर में जो है इंक्रीज होगा या दोबारा पर्सन जो है वो परफॉर्म करेगा उस बिहेव को, तो उस स्टिमुलस को हम रीइंफोर्सर कहते हैं। अब रीइंफोर्सर जो है वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक प्राइमरी रीइंफोर्सर्स होते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स कहते हैं। हम शॉर्टली चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि जल्दी ज़्यादा टाइम भी आपका ना लगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब प्राइमरी रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं कि रीइंफोर्सर का मतलब तो यही है कि आपको मोटिवेट करे। अब यहाँ पे आपकी बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स को जो चीज़ सेटिस्फाई कर रही है वो यहाँ पे प्राइमरी रीइंफोर्सर के तौर पर काम कर रही है, जो कि नेचुरली एक पर्सन जो है वो उसको रीइंफोर्स कर रही होती है। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो कि प्राइमरी आपकी रीइंफोर्सर के तौर पर काम कर सकती है? खाना जो है और एक ठंड में गर्म कपड़े एक पर्सन के लिए प्राइमरी रीइंफोर्सर के तौर पर काम कर रहा होता है, और पेन में किसी को अगर आप रिलीफ देते हैं तो वो भी उसके लिए एक रीइंफोर्सर के तौर पर काम कर रहा है, प्राइमरी रीइंफोर्सर के तौर पर। और सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स क्या हैं? सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स में वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं जो डायरेक्टली तो रिलेट नहीं करती आपके प्राइमरी रीइंफोर्सर्स के साथ, लेकिन इनडायरेक्टली उनको यूज़ करते हुए या उनको यूटिलाइज़ करते हुए हम प्राइमरी रीइंफोर्सर को ही अचीव करते हैं। अब किस तरह से? क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो क्या एसोसिएट कर रही होती हैं आपके प्राइमरी रीइंफोर्सर्स के साथ या प्राइमरी नीड्स के साथ। जैसे आपको खाने की जगह अगर आप किसी हंग्री पर्सन को पैसे दे देते हैं तो वो उन पैसों से वो खाना खरीद लेता है, तो वो जो पैसे हैं वो सेकेंडरी रीइंफोर्सर है। यानी कि डायरेक्ट बायोलॉजिकल नीड्स पैसों से डायरेक्टली पूरी तो नहीं होती, लेकिन पैसों से आप वो चीज़ें खरीद सकती हैं जो कि आपके बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो चीज़ें आ जाती हैं आपकी सेकेंडरी रीइंफोर्सर में। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि आप कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं, यानी कि ऐड करने से मुराद कि आप कोई भी पॉजिटिव स्टिमुलस जो है किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं, जो भी एक्ट परफॉर्म कर रहा है या वो बिहेव परफॉर्म कर रहा है, आप उसको कोई भी पॉजिटिव स्टिमुलस दे रहे हैं। क्या है पॉजिटिव स्टिमुलस में? आपकी स्माइल हो सकती है, वो चॉकलेट हो सकती है, वो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसको सेटिस्फाई करे, कोई चीज़ हो सकती है, कोई साइन हो सकता है, कोई पॉजिटिव वर्ड्स हो सकते हैं, कोई आपकी तरफ से स्माइल हो सकती है, कोई भी चीज़ जो कि उसको सेटिस्फाई कर रही है, ये वो वो आपका रिस्पॉन्स स्पेसिफिकली लेने के बाद वो पर्सन हैप्पी फील कर रहा है, तो वो उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पर काम कर रही है। ठीक है जी। इस तरह से हमने अभी बात किया कि क्लैपिंग, किसी को अप्रिशिएट करना, आपका स्माइल करना, और बाज़ औकात क्या होता है कि टीचर्स कोई ना कोई स्टिकर दे देते हैं बच्चों को, जो कि उसको एक रीइंफोर्सर के तौर पर काम कर रहे होते हैं और उनको रीइंफोर्स करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि आपकी तरफ से कुछ जा रहा है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के में क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में इसका मकसद भी बिहेव को इंक्रीज करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस मौजूद होता है जिसकी वजह से एक पर्सन स्पेसिफिकली अच्छा बिहेव परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। यानी कि एक बच्चा पढ़ना चाह रहा है या वो कोई स्पेसिफिक काम करना चाह रहा है, वो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। वो चीज़ जो उसको डिस्टर्ब कर रही है, और अगर हम उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं और उसके रिमूव होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, तो वो चीज़, वो जो हमारा एक्ट होगा वो उसके लिए एज़ अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट काम कर रहा होगा। कि कोई भी अनप्लेजेंट स्टिमुलस जिसको रिमूव कर देने से एक स्पेसिफिक जो है बिहेव है वो इंक्रीज होता है, तो इसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, यानी कि ये एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पर काम कर रहा होता है। स्केप कहते हैं। स्केप लर्निंग का क्या मतलब होता है कि नेगेटिव ऐसे ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अवॉइडेंस लर्निंग भी और स्केप लर्निंग भी, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। अब एस्केप लर्निंग में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो कोई ना कोई बिहेवियर परफॉर्म जब कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पे उसका एक अवर्जिव स्टिमुलस जब
मौजूद होता है, तो उसको फिर वो अवर्जिव स्टिमुलस का जो ड्यूरेशन होता है या जो टाइम होता है उसको कम करने के लिए या फर्दर उससे जिस सिचुएशन में वो है वो एक अवर्जिव सिचुएशन है, तो वहां से वो निकलने के लिए कुछ ना कुछ बिहेव लर्न करता है, उसको आप एस्केप लर्निंग कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल सिंपली अगर हम लें तो क्या हो सकती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, पहले हम इसको थ्योरेटिकली देखते हैं फिर हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स उसको एक्वायर होता है जो कि उस जिस अवर्जिव स्टिमुलस में वो मौजूद है उसको वो डिक्रीज कर सके। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी कि एक बच्चा पनिशमेंट में खड़ा है कि जब तक वो अपना लेसन नहीं सुनाता या जब तक वो कोई टास्क असाइनमेंट है उसकी या कोई प्रेजेंटेशन है जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेता, तो तब तक जो है वो उसको क्लास में आने की इजाजत नहीं मिलेगी। या ये कह सकते हैं कि वो बाज़ औक़ात छोटे बच्चों पे ये टेक्निक अप्लाई होती है कि जी आप खड़े होकर उसको याद करें। तो वहां पे वो जो एक खड़े होना है वो एक या सजा में वो खड़ा है या क्लास के बाहर वो खड़ा हुआ है, तो ये एक अवर्जिव स्टिमुलस है। अब अवर्जिव स्टिमुलस में क्या है कि जब वो क्लास से बाहर खड़ा है तो ये एक अवर्जिव स्टिमुलस है, तो अवर्जिव स्टिमुलस से अवॉइड करने के लिए या उससे फर्दर बचने के लिए उसकी अपनी सजा को कम करने के लिए, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है वो जल्दी से जल्दी उन चीजों को सीखने की कोशिश करता है, जो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एक्वायर होता है उसका वो रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है। इसको हम एस्केप लर्निंग कहते हैं। सिंपली इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक पर्सन जिसको सजा मिली हुई है और वो सजा से बचने के लिए कि मैं जितना जल्दी लेसन सुना लेता हूँ उतनी जल्दी मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है। और वो क्या है कि अवर्जिव स्टिमुलस वहां पे मौजूद है कि वो सजा में खड़ा है, अब वो इसलिए याद नहीं कर रहा वो जो जिसके लिए वो सजा में खड़ा है, तो इसके लिए वो याद नहीं कर रहा कि ये जो मेरा लेसन है ये मुझे फर्दर हेल्प करेगा, ये मैंने पेपर भी देने हैं, इससे उसका कोई भी कंसर्न नहीं है। उसका कंसर्न क्या है कि मैं जितनी जल्दी लेसन सुना लूंगा मैं उतनी जल्दी बैठ जाऊंगा। तो क्या है कि वो फिर एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इसलिए देते हैं कि वो अवर्जिव स्टिमुलस को डिक्रीज कर सकें या उसको खत्म कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास होता है अवॉइडेंट लर्निंग। अवॉइडेंट लर्निंग में स्पेसिफिकली क्या होता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई भी स्पेसिफिक बिहेव क्यों परफॉर्म करता है, क्योंकि वो अवर्जिव स्टिमुलस से अवॉइड करना चाहता है। अब वहां पे एस्केप लर्निंग में अवॉइड जो एक अवर्जिव स्टिमुलस है वो मौजूद होता है कि वो सजा में खड़ा है और वो जितनी जल्दी सुनाएगा उतनी जल्दी वो है जो है वो बच जाएगा या वो बैठ जाएगा। जबकि अवॉइडेंट लर्निंग में क्या है कि एक बच्चा घर से ही लेसन तैयार करके जाता है कि मुझे सजा में ना खड़ा होना पड़े। वो इसलिए नहीं याद कर रहा कि पेपर में उसको हेल्प मिलेगी या फ्यूचर में ये किसी न किसी तरह से वो इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकता है, बल्कि वो इसलिए उसको याद कर रहा है कि वो अगर याद नहीं करेगा तो उसको कल पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या है कि वो इससे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, इसको हम अवॉइडेंट लर्निंग कहते हैं। जी। नेक्स्ट हमारे पास है पनिशमेंट। अब पनिशमेंट क्या है कि आप कोई भी ऐसा स्टिमुलस जिसकी मौजूदगी की वजह से एक स्पेसिफिक बिहेव जो है वो डिक्रीज होता है, कि ये उसकी डिक्रीज कर देता है इस चांसेस को कि वो फर्दर बिहेव परफॉर्म होगा। अब पनिशमेंट में भी फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक पॉजिटिव पनिशमेंट होती है और एक नेगेटिव पनिशमेंट होती है। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव पनिशमेंट होती है इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं। जिस तरह से हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात की कि उसमें भी हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं एनवायरनमेंट में। अब ये जो पॉजिटिव पनिशमेंट है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, इन दोनों में ही चीजें ऐड तो हो रही हैं, लेकिन पॉजिटिव पनिशमेंट में जो चीज ऐड होती है वो एक नेगेटिव स्टिमुलस ऐड होता है, कि कोई भी नेगेटिव स्टिमुलस या कोई भी ऐसा अनप्लेजेंट स्टिमुलस जो है वो ऐड करते हैं, जिसकी वजह से फिर एक बिहेव जो एक पर्सन परफॉर्म कर रहा होता है उसके जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उस पर्सन की मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस वजह से वो बिहेव की जो परफॉर्म करने के जो चांसेस होते हैं या उसके अकर होने के जो चांसेस होते हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है कि एक नेगेटिव स्टिमुलस की मौजूदगी की वजह से स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्स पर्सन दे रहा है उसकी
जो रिस्पॉन्स करने के जो चांसेस होते हैं इन फ्यूचर वो कम हो जाते हैं। किसी बच्चे को आप किसी गलती पे अगर आप डांट देते हैं, आप उसको थप्पड़ मार देते हैं, या एक पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, किसी न किसी तरह से उनको एक नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या एक बच्चे के लिए वो एक नेगेटिव चीज़ जा रही है, या बच्चे के लिए एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस है, तो अनप्लेजेंट स्टिमुलस की मौजूदगी की वजह से फिर वो बिहेव परफॉर्म नहीं करेगा फ्यूचर में। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव पनिशमेंट। अब नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट में एक ऐसी चीज़ हम रिमूव कर देते हैं जो कि पर्सन को खुशी दे रही है। क्या है कि एक चीज़ एक बच्चे को जो खुशी दे रही है हम वो उससे वापस ले लेंगे, तो ये एक पनिशमेंट नेगेटिव पनिशमेंट होगी। आपने किसी गलती पे बच्चे को थप्पड़ मार दिया, किसी मिसबिहेव करने पे या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने पे, जो कि हमारा आजकल ये कॉमन इशू है। अच्छा, उसके अलावा आपने बहुत सी गलतियाँ बच्चे करते हैं, तो आपने गुस्से से देख लिया बच्चे की तरफ, या आपने कोई गेस्चर या फिर कोई फेशियल एक्सप्रेशंस या आपकी तरफ से कुछ भी ना कुछ जा रहा है बच्चे की तरफ, जो कि वो समझ रहा है कि जो बिहेव उसने परफॉर्म किया है वो नेगेटिव बिहेव है। तो ये चीज़ उसकी बिहेवियर के अक्कर होने के जो चांसेस होते हैं उसको कम कर देते हैं। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट के एक प्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं हम, ताकि फर्दर उसको रियलाइज हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। यानी कि आप बच्चे के पास सारी सहूलतें मौजूद हैं, वो हर लाइक मोबाइल है उसके पास, बाइक है या कार है, कुछ भी उसको सारी चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, तो उसमें से कोई ऐसी चीज़ किसी गलती की बेस पर नंबर कम आने की वजह से या किसी और गलती की वजह से आप उनमें से एक चीज़ उनसे ले लेते हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स कम हैं तो पेरेंट्स उससे अगर मोबाइल वापस ले लेते हैं, उसकी पॉकेट मनी जो है वो कम कर देते हैं, या फिर उससे जो बाइक है या उसकी कार है उसकी जो कीज़ होती हैं वो वापस ले ली जाती हैं, तो ये नेगेटिव पनिशमेंट के तौर पर काम करता है। ठीक है, यानी कि अब सिंपली इसको समराइज कर दूं कि पॉजिटिव पनिशमेंट में और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है तो वहां पे जो रीइंफोर्सर होगा वो पॉजिटिव होगा, जबकि पॉजिटिव पनिशमेंट में जो रीइंफोर्सर होगा वो कोई अनप्लेजेंट होगा। जबकि पॉजिटिव पनिशमेंट एंड पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव पनिशमेंट में रिमूव करेंगे आप, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी आप इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ रिमूव करेंगे। अब नेगेटिव पनिशमेंट में आपने बच्चे से या उस एक पर्सन से वो चीज़ वापस लेना होती है, या आप वो चीज़ वापस लेते हैं जो कि उसको उसके लिए एक प्लेजेंट स्टिमुलस होता है, जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम बच्चे से वो चीज़ दूर कर देते हैं जो कि उसके लिए अनप्लेजेंट स्टिमुलस होता है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव बिहेव परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। और इसी तरह नेगेटिव पनिशमेंट में भी हम एक प्लेजेंट स्टिमुलस रिमूव करते हैं ताकि उसको रियलाइज हो कि वो गलत कर रहा है और वो फिर दोबारा से वो चीज़ें रिपीट ना करे। जी, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं इनबॉक्स में, तो मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।